Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 15th July 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Bastille Day. This topic is important from our syllabus GS paper 1 world history point of view, also useful for GS paper 2 Indian polity. तो ये जो बैस्टिल डे सेलिब्रेशंस है इट इज एसोसिएटेड विद फ्रांस. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसका रिलेशन है एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न वर्ल्ड क्योंकि वहीं से कुछ इम्पॉर्टेंट आइडियल्स जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इमर्ज होकर के आए हैं जो हमारे संविधान में भी प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है. तो जो पॉलिटी जीएस पेपर 2 में जो टॉपिक लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट होता है, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही. देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, फिर आएंगे करंट कॉन्टेक्स्ट पे. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट हैपेंड इन 1789. किन कंडीशंस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्या परिस्थितियां बनी जिस कारण से क्रांति हुई, वो समझने की कोशिश करते हैं. तो इस क्रांति से पहले तक अगर फ्रेंच सोसाइटी को देखा जाए तो दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस या 3 ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको वहां पे कहा जाता था स्टेट्स. फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट स्टेट में क्लेर्जी क्लास आते थे. क्लेर्जी क्लास मतलब जिनका रिलीजन से लेना देना था, जो रिलीजियस लीडर थे, दे वुड कम इन द फर्स्ट स्टेट एंड दे वर द मोस्ट प्रिविलेज्ड वन. सबसे कम संख्या उनकी थी लेकिन सबसे ज्यादा उनके पास धन संपत्ति और समाज में प्रिविलेज, रेस्पेक्ट हुआ करते थे. फिर थे सेकेंड स्टेट, द नोबल क्लास, द फ्यूडल लॉर्ड्स, जो मतलब वॉरियर क्लास आप कह सकते हैं, एंड उनके जो भी जो सोल्जर्स वगैरह हैं, जो हायर रैंक के जनरल्स हैं, द नोबल क्लास उनको कह दिया गया द सेकेंड स्टेट. तो दे वर ऑल्सो हैविंग हाई प्रिविलेजेस, मोर वेल्थ इन द सोसाइटी एज कंपेयर टू द थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट के अंदर आती थी कॉमन पॉपुलेशन, जो मर्चेंट क्लास है, मिडिल क्लास, उसके अलावा पीजेंट्स, एग्रीकल्चरिस्ट, ये सब आते थे थर्ड स्टेट में. थर्ड स्टेट पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्ज था, अबाउट 95% पॉपुलेशन, लेकिन इनके पास वेल्थ या समाज में प्रिविलेजेस सबसे कम थे. तो आप कह सकते हैं कि समाज पूरी तरीके से इनइक्वालिटी द्वारा मार्क था. जो टॉप मोस्ट स्टेट थे वो सारे प्रिविलेजेस, राइट्स एंजॉय करते थे विदाउट फुलफिलिंग मच ड्यूटी. वेल द थर्ड स्टेट वाज बियरिंग द बर्न या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लग्जरी ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट. ये काम करता था, ये वेल्थ जनरेट करता है, रिसोर्सेज जनरेट करता है समाज में, और उससे ये दोनों लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो शार्प या ह्यूज इनइक्वालिटी ही फ्रेंच सोसाइटी में. देखिए, प्रिविलेजेस मिलना किसी भी इंडिविजुअल को या कम्युनिटी को बुरा तब तक नहीं माना जाता है जब तक वो उस हिसाब से, उस प्रोपोर्शन में ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करे. जैसे प्रधानमंत्री जी अगर जा रहे हैं रास्ते से या चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं तो 5-7 मिनट के लिए अगर हम लोग को रुक जाना भी पड़ता है, ठीक है, कोई पेशेंट अगर नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज अगर कॉमन इंडिविजुअल्स रुक जाते हैं तो इसको बहुत बुरा नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसा मान सकते हैं कि दे आर डिस्चार्जिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मोर इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज. इस कारण से उनका टाइम बचाना थोड़ा ज़्यादा जरूरी है. तो व्हेन एन इंडिविजुअल इज डिस्चार्जिंग हायर ड्यूटीज या बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उस केस में उसको थोड़ा ज़्यादा प्रिविलेज मिलना बुरी बात नहीं है. बट जब इंसान ड्यूटी कम डिस्चार्ज करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कम ले समाज में, प्रोडक्शन की या ओवरऑल मैनेजमेंट की, लेकिन प्रिविलेजेस ज़्यादा एंजॉय करे, तो फिर उस समाज में एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल है. और ये होता है मेन रीजन बिहाइंड रिवॉल्यूशन. रिवॉल्यूशन किसी भी जगह पे मेनली आती है बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, द परसेप्शन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन अपने आप में काफ़ी नहीं है, इंसान को पता भी तो होना चाहिए कि वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसको ऐसी फीलिंग भी तो होनी चाहिए, और उससे जो सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, द सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिविएशन होता है, उस कारण से आती है क्रांति. तो ऐसा धीरे धीरे सेंस आने लगा था थर्ड स्टेट के अंदर.
कि दे वर फोर्स टू मेक मेनी कंपल्सरी अनपेड सर्विसेज फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट। दे वर फोर्स टू पे टैक्सेस, जबकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स भी नहीं पे करना होता था। दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस and they enjoyed a lot of privileges, while the third state, it produced most of the resources in the society, yet it had no privileges and yet charged heavily with taxes। तो सारे काम करे ये और आराम ये लोग कर रहे थे। तो नेचुरल सी बात है कि सेंस ऑफ डिप्रिवेशन या सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन तो आएगा ही। दैट बिकेम द सब्जेक्टिव कंडीशन, द अंडरलाइंग कंडीशन बिहाइंड रिवॉल्यूशन। लेकिन क्रांति जो होती है वो एक आग की तरह होती है। हमने इकोनॉमी की क्लास में भी देखा था। आग के लिए क्या चाहिए? तीन चीजें चाहिए फायर ट्रायंगल कंप्लीट होने के लिए: द फ्यूल, द ऑक्सीजन एंड द लाइटर या स्पार्क। तो फ्यूल क्या होता है? द सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, द सेंस ऑफ रिलेटिव डिप्रिवेशन। और जो एक्सप्लॉइटेशन होता है दैट इज लाइक ऑक्सीजन। और एक स्पार्क की जरूरत होती है, एक इमीडिएट ऑब्जेक्टिव कंडीशन की जरूरत होती है क्रांति की शुरुआत के लिए। और एक बार जब क्रांति की शुरुआत हो जाती है फिर तो वो क्रांति आग की तरह फैल जाती है। जैसे मंगल पांडे जी ने गोली मारी एक ब्रिटिश ऑफिसर को और इसके साथ ही पूरे भारत भर में 1757 में क्रांति की शुरुआत हो गई, बिकॉज बाकी सब लोग तो फ्रस्ट्रेशन से भरे बैठे ही थे। ऐसा ही कुछ हुआ फ्रांस के अंदर। फ्रांस की जनसंख्या काफी बढ़ रही थी और उस टाइम का मोस्ट पॉपुलस स्टेट बन गया था वो, विद द पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 28 मिलियन इन 1789। और हर कुछ दिनों पे चूंकि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रहा था, इकोनॉमी में द मोस्ट हार्ड वर्किंग कम्युनिटी वाज नॉट प्रोपोर्शनेटली रिवॉर्डेड। तो इस कारण से हार्ड वर्क करने में किसी का इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि आप हार्ड वर्क करके भी ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकते थे। इकोनॉमी जो है समहाउ इट वाज सर्वाइविंग, एक सबसिस्टेंस इकोनॉमी चल रही थी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी वो होती है जहां पे लोग बहुत ज्यादा सरप्लस प्रोड्यूस नहीं करते हैं और मार्केटेबल सरप्लस नहीं होता है। मार्केट में जब बेचते नहीं है तो फिर प्रॉफिट नहीं होता है और प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर उनके पास कैपिटल नहीं होता इन्वेस्टमेंट के लिए। इस तरीके की सबसिस्टेंस इकोनॉमी में लोग उतना ही उगाते हैं मोर और लेस जितना सफिशिएंट होता है उनके सर्वाइव करने के लिए, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया। तो सबसिस्टेंस इकोनॉमी सी ही चल रही थी। ये लोग जो है उतना ही उगाते थे जिससे उनका जीवन चल पाए, बाकी एक्स्ट्रा जो वो उगाते थे वो टैक्स के फॉर्मेट पे चला जाता था। तो उस टाइम में जो टैक्सेस लिए जाते थे वो मोस्टली इन फूड ग्रेन्स इसमें लिए जाते थे, बाकी कुछ कैश में भी लिए जाते थे टैक्सेस। अभी ऐसे सिचुएशन में व्हेन देयर इज नॉट इनफ इन्वेस्टमेंट सरप्लस विद द थर्ड स्टेट जो मेनली एग्रीकल्चर या बिजनेस प्रैक्टिस कर रहा है, तो इसमें अगर कभी भी थोड़े बहुत भी नेचुरल सर्कमस्टांसेस डेवलप हो गए और एक दो सीजन भी ठीक से खेती नहीं हुई, बैड हार्वेस्ट हुआ, तो फिर एक इकोनॉमिक क्राइसिस से स्टार्ट हो सकती है। और ऐसी ही एक इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हुई 1789 में। बैड हार्वेस्ट हुआ, खराब बारिश हुई, ठीक से फसल नहीं हुई, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन हो गया, क्योंकि पहले से तो हम सरप्लस इकट्ठा कर नहीं रहे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कॉमर्शियलाइज्ड हुआ नहीं था। तो नो वन वाज वेरी मच इनटू प्रोड्यूसिंग सरप्लस एंड कीपिंग इट असाइड विद द होप ऑफ मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रॉफिट ले नहीं सकता था थर्ड स्टेट जो मेनली इस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज हो रहा था। तो विथ बैड हार्वेस्ट, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स लेड टू राइजिंग फूड प्राइसेस एंड द पुअर कुड नो लॉन्गर बाई ब्रेड। तो इससे दो प्रॉब्लम्स हो गई, समाज में दंगे फैलने लगे खाने को लेकर के, जिसको कहा गया फूड राइट्स, जिसमें कई सारे लोगों की डेथ होने लगी। उसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम, पुअर स्टार्टेड बिकमिंग वीक एंड दैट लेड टू एपिडेमिक, समाज में कई सारी बीमारियां फैलने लगी, दैट लेड टू मास लेवल पे डेथ। और इस तरीके से पूरे लॉलेसनेस और केओस का माहौल फैल गया फ्रांस के अंदर। तो ये जो आइडियाज हैं इनके बेसिस पे आप एथिक्स में या ऐसे पेपर में आप क्या आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि एनी सोसाइटी दैट डज नॉट मेंटेन ए को रिलेशन बिटवीन प्रिविलेज एंड ड्यूटी विल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सोशल अपहीवल आज फेस्ड इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन इन 1789। आपको किसी को प्रिविलेज देना है तो प्रिविलेज दीजिए, लेकिन ओनली व्हेन दे फुलफिल मोर ड्यूटी, एक बिगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, अदरवाइज दिस काइंड ऑफ केओस में स्प्रेड, जिस तरीके की केओस फैल गई फ्रांस के अंदर 1789 में। और जो किंग थे उस टाइम के या उनका जो पूरा परिवार था वो पूरी तरह से लग्जरी में डूबा हुआ था, उनको आम जनता की तकलीफों का कुछ अंदाजा ही नहीं था। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक एनेक्डोट आपको मैं देता हूं जो एसे राइटिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं
while introduction. The Queen Mary Antoinette, उनके पास जब कुछ लोग पहुंचे ये बताते हुए कि मैडम लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं है, दे हैव नो ब्रेड टू ईट, शी वॉज सो मच ऑब्लिवियस टू द प्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल, इनको अंदाजा ही नहीं था कि आम आदमी की हालत क्या है। इन्होंने कहा कि अच्छा ब्रेड नहीं है खाने को तो लोग केक क्यों नहीं खा लेते। मतलब ये वही बात हो गई कि गरीब आदमी आपसे भीख मांगे कि साहब कुछ खाने को दे दो, रोटी खाने को दे दो। अब बोले अच्छा तुम्हारे पास रोटी नहीं है खाने को, रोटी नहीं है तो पिज्जा क्यों नहीं खा लेते हो। आप ये स्टेटमेंट दे करके ये जाहिर कर रहे हैं कि आप दुनियादारी से कितने दूर हैं, सच्चाई से कितने दूर हैं। आपके लिए सब कुछ रेडिली अवेलेबल होगा, रोटी, पिज्जा, बर्गर, लेकिन कई सारे लोगों के लिए बेसिक मील्स, रोटी भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है या ये जो एनेक्डोट है, क्वीन मैरी एंटोनेट ने जो कहा कि लेट देम ईट केक इफ दे डोंट हैव ब्रेड टू इट, उन्होंने तो काफी इनोसेंट तरीके से बोला, बट दैट रिफ्लेक्टेड द काइंड ऑफ अलूफनेस दैट द रॉयल फैमिली हैड विद द प्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल, एंड दैट स्टेटमेंट लेड टू फ्यूरी। लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हुए, काफी नाराज हुए, और आप कह सकती हैं कि ये स्टेटमेंट ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक चिंगारी सी दे दी। लोग तो फ्रस्ट्रेटेड थे ही, इस स्टेटमेंट ने चिंगारी से दे दी। और किंग जो है अपने लग्जरी के लिए टैक्स पे टैक्स बढ़ाते गए, थर्ड स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ता गया। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे किंग के अगेंस्ट, जो प्रोटेस्ट करता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। और पेरिस के अंदर एक जेल था जिसका नाम था बैस्टिल प्रिजन, जिसमें ज्यादातर पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डाल दिया जाता था। तो तकलीफ में जो लोग थे, परेशान लोग थे, उन्होंने नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई। तो देखिए जो फ्रांस का उस टाइम का पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें ऑफ कोर्स मोनार्की रूल होता था, मतलब किंग वाज द डिसीजन मेकर, सोल डिसीजन मेकर, बट किंग ने इस तरीके के नेशनल असेंबली भी बना रखी थी। नेशनल असेंबली जहां पे लोग आकर के बैठ करके, जो लोगों के इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बैठ करके जरूरी मुद्दों पे चर्चा करते थे। अल्टीमेटली फैसला किंग का होता था, बट देयर वाज अ नेशनल असेंबली फॉर डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज। नेशनल असेंबली में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते थे उनके लेफ्ट साइड में बैठते थे कॉमन क्लास के लोग, और राइट साइड में बैठते थे नोबल क्लास एंड क्लेर्जी क्लास। मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट इधर बैठते थे राइट साइड में, और थर्ड स्टेट बैठता था लेफ्ट साइड में। तो ये इस तरीके की नेशनल असेंबली थी। नेशनल असेंबली जो फ्रांस की थी बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें लेफ्ट साइड में थर्ड स्टेट के लोग बैठते थे और राइट साइड में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग बैठते थे, उसी से आज के डेट में जो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स वाला टर्म है वो डेवलप हुआ है। राइटिस्ट लोग वो होते हैं जो रिलीजन को लेकर के थोड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग रखते हैं, दोज हु बिलीव इन स्ट्रॉन्ग किंगडम, स्ट्रॉन्ग किंग। वैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को रखने वाले लोगों को कहा जाता है राइटिस्ट। तो नेचुरल सी बात है कि फ्रेंच सोसाइटी में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले जो राइट साइड में लोग बैठ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग, वो तो चाहेंगे कि जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है वो अच्छा चल रहा है और वही चलता रहे, एक स्ट्रॉन्ग किंग हो, और रिलीजन काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो समाज का। क्योंकि ये लोग जितने भी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे, दे वर एंजॉयिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन ओनली। समहाउ दे वर एबल टू प्रूव कि दे आर रिलीजियसली सुपीरियर पीपल एंड दैट इज व्हाई दे डिजर्व दीज प्रिविलेजेस। तो इन द नेम ऑफ रिलीजन ओनली दे वर एंजॉयिंग सच प्रिविलेजेस, सो नेचुरली दे वुड सपोर्ट ऑर्थोडॉक्स व्यू ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, उसके हिसाब से तुमको यही सब काम करना चाहिए, मर्चेंट का काम करो, खेती का काम करो, ये तुम्हारी रिलीजियस ड्यूटी है। तो एग्जैक्टली कास्ट सिस्टम जैसा नहीं था, बट जैसे हमारे देश के अंदर रिलीजन का इस्तेमाल करके कास्ट बेस्ड डिवीजन करके कुछ लोग लोअर क्लास के लोगों को या लोअर कास्ट के लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, मोर और लेस ऐसा ही वहां भी हो रहा था, जहां रिलीजन का इस्तेमाल करके फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वाज एक्सप्लॉइटिंग द थर्ड क्लास या थर्ड स्टेट। तो राइटिस्ट लोग जो होंगे नेचुरली दे वुड सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग किंग, and they will have a very orthodox, a narrow, rigid view of religion and culture. They were supporter of the aristocracy class. They were supporter of the monarchy. आज के डेट में जो पॉलिटिकल पार्टियां रिलीजन को लेकर के थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स व्यू रखती हैं, जो चाहती हैं कि गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग हो
पावर ज्यादा अपने हाथ में रखें, आम जनता को ज्यादा पावर ना मिले, इन द नेम ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी, कि देश जरूरी है, देश की सुरक्षा बने रहने के लिए सरकार का मजबूत होना जरूरी है, ये राइट्स एंड लिबर्टी टू ऑल, इससे देश कमजोर हो सकता है, ऐसी आइडियाज को सपोर्ट करने वाली पार्टियों को कभी कभार कह दिया जाता है राइटिस्ट। इसीलिए कुछ जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो कभी कभार, जो हमारे देश के अंदर जो मेजर रूलिंग पार्टी है बीजेपी, कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उसको राइटिस्ट पार्टी की तरह कहते हैं। वैसे कोई पार्टी ऑफिशियली कहती नहीं है कि वी आर राइटिस्ट, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसे अंदाजा लगाकर, क्योंकि देश और देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज मोर इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, ऐसी आइडियाज इन जनरल बीजेपी पार्टी की तरफ से देखने को मिलता है। ये एक पॉलिटिकल एनालिसिस के बेसिस पे ऐसा लोग मानते हैं, बट ऐसा कोई ऑफिशियल सेग्रीगेशन है नहीं। इसके ठीक विपरीत जो थर्ड स्टेट है, जो इधर बैठ रहा है, जो लेफ्ट में बैठ रहा है, वहां से निकल करके आया द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या कहेगा, अरे ये ऑर्थोडॉक्स बातें आप छोड़िए, रिलीजन के नाम पे हमें एक्सप्लॉइट करना बंद कीजिए। तो दे विल सी रिलीजन एज एन एक्सप्लॉइटेटिव टूल एंड दे विल कंडेम रिलीजन। They will support the idea of liberty, equality, fraternity. They will not buy the argument कि देश खतरे में है या फिर देश की सुरक्षा के लिए इंसानों को अपनी लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी पे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। देखिए, नन ऑफ देम आर एब्सोल्युटली राइट या एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसीलिए ऐसा आंख बंद करके राइट या रॉन्ग फैसले आप लेबलिंग नहीं कर सकते कि अरे ये सही है ये गलत है। देश की सुरक्षा भी जरूरी है, इसके लिए थोड़ी मजबूत सरकार भी चाहिए, लेकिन सरकार अगर पूरी तरह से मजबूत हो गई तो लोगों के इंडिविजुअल राइट्स, लिबर्टी वो भी कर्टेल होते हैं। तो लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट आइडियोलॉजी बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कितना मिक्स करना है, दैट डिपेंड्स, विच इज अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, मुद्दा यह है कि फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली का कॉन्सेप्ट था, वहां पे लेफ्ट में और राइट में जो लोग बैठते थे, वहीं से लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शुरुआत हुई है, जो आज तक दुनिया भर में इन जनरल ये टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तो जब काफी लोगों की हालत खराब होने लगी 1789 में, फूड राइट्स होने लगे, फूड बेस्ड स्कार्सिटी काफी होने लगी, तो नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई ये थर्ड स्टेट वाले लोगों ने। ये नेशनल असेंबली की मीटिंग में आए और यहाँ पे इनका मेन मुद्दा था कि ये अब किंग के पावर को लेकर के फैसला करेंगे कि किंग के पास कितना वीटो पावर होना चाहिए। दे वांटेड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए ये नेशनल असेंबली की मीटिंग बुलाई, क्योंकि थर्ड स्टेट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड, एंड नाउ दे डिड नॉट वांटेड टू लीव एवरी पावर इन द हैंड्स ऑफ द किंग। So they wanted to make decision with respect to the power of the they wanted to make some sort of democratic या रिपब्लिकन सिस्टम। उसी के लिए असेंबल हुए नेशनल असेंबली। लेकिन किंग ने क्या किया, नेशनल असेंबली का गेट ही बंद करवा दिया। नेशनल असेंबली का जब गेट बंद करवा दिया तो थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली की मीटिंग कर नहीं पाया। पहले थोड़ी बहुत मीटिंग होती थी, लेकिन नेशनल असेंबली मीटिंग वाज टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन। किंग वाज तो एब्सोल्यूट मोनार्क, उसके फैसले ही चलते थे, उसका वचन ही उसका शासन था। लेकिन अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 की अगर बात की जाए तो फूड रिलेटेड दंगे होने लगे, समाज में कई सारे लोग मरने लगे। तो ये जो थर्ड स्टेट है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग, दे बिकेम मोर रिजिलियंट एंड दे कॉल्ड अ नेशनल असेंबली मीटिंग विद द डिमांड ऑफ कर्टेलिंग द वीटो पावर ऑफ द किंग। किंग ने क्या किया, नेशनल असेंबली को के दरवाजे को ही लॉक करवा दिया। तो ये लोगों ने नेशनल असेंबली के पास ही एक टेनिस कोर्ट में मीटिंग की, और टेनिस कोर्ट की मीटिंग में इन लोगों ने कसम खाया, दे टुक एन ओथ, कि जब तक हम लोग अब मोनार्की खत्म नहीं कर देंगे, जब तक हम लोग वहां पे एक नया संविधान नहीं बना देंगे, तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। अब किंग तो ये देख के घबरा गया कि अरे यार, ये लोग तो मोनार्की खत्म करने की बात कर रहे हैं, नया संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। टेनिस कोर्ट ओथ में किंग ने क्या किया, इन लोगों को अरेस्ट करवा दिया। तो किंग ने इन सबको अरेस्ट करा करके, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स पहले भी कहाँ रखे जाते थे, बैस्टिल प्रिजन में, जो पेरिस सिटी के बीचों बीच में था। यहाँ पे टेनिस कोर्ट से भी कई सारे जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, उनको अरेस्ट करा करके बैस्टिल प्रिजन में डलवा दिया। इस कारण से लोग और नाराज हो गए। तो ये मीटिंग हुई थी जून महीने में, यहाँ पे ऐसे टेनिस कोर्ट ओथ लिया गया था जून महीने में, जून 1789। इन सबको जेल में डाला गया। लेकिन जुलाई महीने तक लोग इतने और नाराज हो गए कि पीपल अटैक्ड द बैस्टिल प्रिजन
उन्होंने बैस्टिल प्रिजन के दरवाजों को तोड़ डाला और जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको यहाँ से फ्री करा दिया, आर्म्स एम्युनिशंस लूट लिया। और विद द फॉल ऑफ बैस्टिल शुरुआत हो गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ऑफिशियली। इसके पहले तक तो फूड रिलेटेड स्कैरसिटी थी, फूड रिलेटेड राइट्स थे, लोग मर रहे थे, किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, बट ऑफिशियल कोई ऐसा रिवॉल्यूशन की शुरुआत नहीं हुई थी। टेनिस कोर्ट ओथ हुआ, बट विद द फॉल ऑफ बैस्टिल प्रिजन ऑन 14 जुलाई ऑफिशियली फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड। इसी कारण से फ्रांस में आज भी वो लोग बैस्टिल डे सेलिब्रेशन मनाते हैं, करते हैं 14 जुलाई को। और अभी उन्होंने कल के दिन बैस्टिल डे सेलिब्रेशन किया, इसलिए आज के न्यूज़पेपर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सिंस फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द बैस्टिल डे जो इवेंट है, उसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, ये पूरे दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरे दुनिया भर में इस बैस्टिल डे सेलिब्रेशन को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता है। तो कल उन्होंने मनाया, आज हम लोग भारत में भी पढ़ रहे हैं इसके बारे में, दुनिया भर में अलग अलग देशों में आज इस पे चर्चा हो रही होगी। तो विद द फॉल ऑफ बैस्टिल प्रिजन ऑन 14 जुलाई स्टार्टेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो क्रांतिक ये लोग थे, प्रोटेस्टर्स थे, दे अबैंडन्ड या डिसबैंडेड नेशनल असेंबली, पुरानी नेशनल असेंबली उन्होंने खत्म कर दी, एंड दे क्रिएटेड ए न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली विद द पर्पस ऑफ फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नया बनाएंगे। और उन्होंने नया संविधान भी बनाया। उस संविधान में उन्होंने जो पुराना फ्यूडल सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इन 3 स्टेट्स, एंड ये खत्म कर दिया। उसके अलावा दे अडॉप्टेड अ न्यू चार्टर जिसका नाम है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। उसके साथ ही पहली बार आप कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी में राइट्स की आइडेंटिफिकेशन होनी शुरू हुई। वैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन में भी इसकी चर्चा हुई है, लेकिन ज़्यादा आप कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात हुई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन की। उन्होंने फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, मतलब नाउ द हेड ऑफ द स्टेट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। और ये जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन इन्होंने अडॉप्ट किया, इसी के अंदर द आइडियोलॉजीज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी उन्होंने अडॉप्ट किया। दीज आइडियल्स ये पूरे दुनिया भर के लिए मॉडर्न टाइम में एक महत्वपूर्ण आइडियल्स बने कि चाहे किसी भी कैटेगरी या किसी भी क्लास के लोग हों, सबको लिबर्टी का हक है, सबको बराबर तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, नॉट यूनिफॉर्म बट एटलीस्ट इक्वल, पीपल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल मोरल वर्ल्स, सबको डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए, सबके बीच में एक भाईचारा होना चाहिए। एंड विद दिस द आइडियोलॉजी ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी बिकेम अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आप देख सकते हैं भारत के संविधान के प्रियम्बल में द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी इज मेंशन्ड व्हिच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम the French Constitution and especially its Declaration of Rights of Man and Citizen। जब फ्रांस का संविधान लिखा जाना शुरू किया गया तो नेचुरल सी बात है किंग को यह बात पसंद नहीं आएगी। किंग अलग अलग तरीके अपनाता था इसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के। बहुत साल बाद, लगभग 4 साल बाद, पहले तो लोगों ने सोचा कि चलिए किंग को रखेंगे जस्ट आज सेरेमोनियल हेड, जैसे ब्रिटेन में आज भी फॉलो होता है। तो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली ने फैसला किया था कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉलो करेंगे जैसे ब्रिटेन में होता है, लेकिन किंग अलग अलग तरीके अपनाता था। किंग लुई 16 ट्राइड डिफरेंट वेज टू ऑब्स्ट्रक्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो 1793 में प्रोटेस्टर्स ने क्या किया, किंग को गिलोटीन कर दिया, मतलब कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, गला काट करके उसको मौत की सजा दे दी। और इसके साथ ही वहां पे किंगशिप खत्म कर दिया उन्होंने, मोनार्की खत्म कर दिया, एंड दे बिकेम कंप्लीटली रिपब्लिक। अदरवाइज पहले उनका प्लान था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रखेंगे। इसके साथ ही फ्रांस बिकेम रिपब्लिक। वो बात अलग है कि बाद में नेपोलियन आएगा और कई सारी और भी चीजें होंगी वहां पे। नेपोलियन वुड डिक्लेयर हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ द रिपब्लिक विच इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। तो नेपोलियन के बारे में कभी और चर्चा करेंगे, बट ये है बैस्टिल डे सेलिब्रेशन। और आप कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने पूरे दुनिया भर को कुछ मॉडर्न आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया। दैट इज वाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, स्पेशली इन मॉडर्न टाइम्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस क्वेश्चन है, इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, आप प्लीज इसको अटेम्प्ट करें। बाकी मैंने जो आइडियाज आपको बताए उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे हिंट्स भी लिख करके दे दिया। इफ नीडेड रीड द हिंट्स एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, बट you must write at least one answer a day. The next topic is about classical languages of India. This topic is important from our syllabus GS paper to Indian polity point of view.
तो भारत के अंदर कुछ महत्वपूर्ण लैंग्वेजेस को ये प्रेस्टिजियस स्टेटस दिया जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का। ये स्टेटस देता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो भारत के 6 लैंग्वेजेस को मौजूदा टाइम में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला हुआ है। उसमें से सबसे पहले है तमिल साल 2004 में, फिर संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। सबसे आप कह सकते हैं रिसेंट में जिस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिला है वो है उड़िया। ये 6 जो लैंग्वेजेस हैं, ऑल ऑफ देम आर मेंशन्ड इन 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहां पे शेड्यूल लैंग्वेजेस मेंशन है, 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। वो ये जो 6 के 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, दे आर साइमल्टेनियसली शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया ऑल्सो विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि क्लासिकल लैंग्वेजेस आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फायदा क्या है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलने का? तो फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए अलग अलग स्टेप्स लेती है वंस क्लासिकल लैंग्वेज टैग इज गिवन। जैसे हर साल फिर 2 मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। एक बार जब क्लासिकल लैंग्वेज किसी लैंग्वेज को डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसको उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो मेजर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे उस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए एक अलग से पूरी डिपार्टमेंट तैयार करती है। प्रोफेशनल चेयर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज क्रिएटेड फॉर क्लासिकल लैंग्वेजेस सो डिक्लेयर्ड बाय यूजीसी। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन फॉर डिफरेंट क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे संस्कृत के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, तेलुगु कन्नड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, तमिल के लिए सेंटर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल। तो ये सब इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए वंस अ लैंग्वेज गेट्स अ क्लासिकल लैंग्वेज टैग। एक और क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड डेवलपमेंट हुआ था जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरान के अंदर थे, तो वहां पे उन्होंने अनाउंस किया कि भारत जल्दी ही पाली, पर्शियन एंड प्राकृत ये 3 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का टैग देगा एंड दैट विल टेक द क्लासिकल लैंग्वेजेज इन इंडिया टू टोटल नंबर ऑफ 9। ये अभी खाली उन्होंने कहा था पाली, पर्शियन, जो कि ईरान का लैंग्वेज क्या है पर्शियन। तो ईरान जब विजिट कर रहे थे तो वहां उन्होंने अनाउंस किया। बाकी अभी ये फॉर्मली हुआ नहीं है, बट उम्मीद है कि भारत सरकार 3 और भाषाओं को पाली, पर्शियन और प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे सकती है, ऐसा कहा था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने। क्राइटेरिया क्या है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलने के लिए? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्राइटेरिया डिफाइन करती है क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देने के लिए। द लैंग्वेज शुड बी ऑफ हाई एंटिक्विटी, मतलब पुराना होना चाहिए, 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। उसका भारत के सभ्यता संस्कृति में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड टेक्स्ट। तो वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। द लैंग्वेज शुड नॉट बी बोरोड फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज, इट शुड हैव ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशन एंड मस्ट बी यूनिक एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। एंड डिस्टिंक्टनेस होना चाहिए, मतलब द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑफशूट्स। जो मॉडर्न टाइम के जो भी भाषाएं हैं या बोलियां हैं उनसे वो अलग होना चाहिए, मतलब उसके अंदर एंटिक्विटी, पौराणिकता होनी चाहिए, उसका हमारी सभ्यता संस्कृति पे महत्व होना चाहिए, उसके जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं सब ओरिजिनल होने चाहिए, और मौजूदा टाइम में जो भी भाषाएं हैं या डायलेक्ट्स हैं उनसे थोड़ा भिन्न होना चाहिए। ये सब कुछ क्लासिकल लैंग्वेज डिटरमाइन करने के क्राइटेरिया है, लेकिन ये क्राइटेरिया बहुत ऑब्जेक्टिव है नहीं। इस किस बेसिस पे फिर किसको पौराणिकता माना जाए, किसका वैल्यूएबल हेरिटेज है ये माना जाए, इसको लेकर के कोई ऑब्जेक्टिविटी है नहीं। असम के अंदर भी कई सालों से अब डिमांड चल रहा है कि हमारे एसएमईज लैंग्वेज को अब दिया जाए क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में इस तरह की डिमांड चल रही है कि लैंग्वेज, वहाँ के लोकल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाए। इसी कारण से अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि वो एक एक्सपर्ट बॉडी बनाएगी जो अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देगी फॉर डिटरमाइनिंग विच लैंग्वेजेस कैन बी कॉल्ड क्लासिकल लैंग्वेज। इस टॉपिक के बेसिस पर यूपीएससी ने साल 2015 में प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा था। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about Global Education Monitoring Report, GEM report. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, also important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. देखिए ये जो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है ये हर साल पब्लिश करता है यूनेस्को।
यूनेस्को के बारे में मैंने आपको बताया था और करंट अफेयर्स रिवीजन क्लासेस में भी रिवाइज कराया था कि यूनेस्को इज वन ऑफ द 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन. तो not directly associated with United Nations, but it is one of the agency which works for United Nations, and it declares heritage sites like natural heritage sites and cultural heritage sites. तो यूनेस्को अलग अलग एक्टिविटीज करता है यूनाइटेड नेशंस के लिए. उसी के अंतर्गत यूनेस्को एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट. इस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट का मकसद है एचडीजी नंबर 4 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 में दुनिया भर में क्या प्रोग्रेसेस हो रहे हैं और उसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसको हाईलाइट करना. तो इसी कारण से ध्यान से समझिए, एचडीजी के बारे में हमने सैटरडे को भी बात किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में. एचडीजी इंडेक्स की जब चर्चा कर रहे थे कि यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज ने साल 2015 में मिल करके अपने लिए 17 गोल्स आइडेंटिफाई किए थे विच आर कलेक्टिवली नोन एज एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको अटेन करना है बाय द ईयर 2030. तो एचडीजी गोल नंबर 4 है क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन. सारे बच्चों को शिक्षा मिले, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देशों में जो बच्चे हैं सबको शिक्षा का अधिकार मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले और इक्विटेबल तरीके से सबको मिले. ये है एचडीजी नंबर 4. अब एचडीजी नंबर 4 तो यूनाइटेड नेशन का गोल है, इस तरीके से 16 और गोल है. इस एचडीजी नंबर 4 के लिए कितना प्रोग्रेस हो रहा है या इसमें क्या ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, इसको देखने के लिए या उसको मेजर करने के लिए यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है वो हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जीईएम रिपोर्ट. इसी से संबंधित यह करंट न्यूज है. यूनेस्को ने हाल फिलहाल में जीईएम रिपोर्ट पब्लिश किया है और जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है पढ़ाई के ऊपर, खासकर मिडिल इनकम कंट्रीज या पुअर इनकम कंट्रीज के बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, वो हाईलाइट किया है. तो जीएम रिपोर्ट में कहा गया है ऑफ यूनेस्को कि द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट रिलेटेड स्कूल क्लोजर्स. कभी आप भी देखते हैं हमारे देश में भी क्या होता है, हीट वेव्स के कारण स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं, कभी कभार बहुत एक्सेसिव बारिश हो जाने के कारण, फ्लड के सिचुएशन के कारण स्कूल बंद कर दिए जाते हैं. तो क्लाइमेट चेंज के कारण इरेटिक रेनफॉल, एक्सेसिव हाई टेम्परेचर, ये सब देखने को मिल रहा है. और लो इनकम कंट्रीज में या मिडिल इनकम कंट्रीज में इसका सीधा सीधा असर क्या पड़ रहा है, बच्चों के पढ़ाई के ऊपर. सीधा सीधा क्या होता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं. इससे जो हमारा एचडीजी गोल नंबर 4 है उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. क्वालिटी एंड इक्विटेबल एजुकेशन टू ऑल नहीं मिल पाएगा. जो गरीब देश के बच्चे हैं या मिडिल इनकम कंट्रीज के बच्चे हैं उनका अब एजुकेशन में नुकसान हो रहा है. इसको क्वांटिफाई करने की भी कोशिश की है जीईएम रिपोर्ट में यूनेस्को ने. उन्होंने कहा है कि जिन देशों में क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं या वेरिएशंस देखे जा रहे हैं वहां के बच्चे ऑन एन एवरेज 1.5 ईयर्स कम स्कूल जाएंगे एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज, जहां पे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए देशों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर या सेटअप है. वहां पे ऐसे फ्लड के कारण बात बात पे स्कूल बंद नहीं होते या वार्मिंग के कारण स्कूल बंद नहीं होते, स्कूलों में भी एसी वगैरह लगा रहता है. तो 1.5 ईयर्स का नुकसान होगा ऑन एन एवरेज लो इनकम कंट्रीज या मिडिल इनकम कंट्रीज को बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. स्कूल बच्चे कम जाएंगे. तो इन्वायरमेंट समझिए, ध्यान से समझिए, क्लाइमेट चेंज का अलग अलग चीजों पे क्या असर पड़ता है उसको लेकर के तुम्हारे पास आइडिया है ही. जैसे फूड इनसिक्योरिटी बढ़ सकता है, उसके अलावा क्रॉप की एग्रीकल्चरल सॉइल प्रोडक्टिविटी खराब हो जाएगी, सोशल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं समाज में क्योंकि लैंड घट रहा है फ्लड के कारण या डेजर्टिफिकेशन के कारण, तो बचे हुए लैंड के लिए ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहा है. ये सब तो हमारे पास है ही. लेकिन क्लाइमेट चेंज का पढ़ाई पे क्या असर पड़ रहा है इसको लेकर के हमारे पास कोई अभी तक डेटा नहीं था या कोई सीधा सीधा कोरिलेशन नहीं था. लेकिन अब क्लाइमेट चेंज पे जब भी आप आंसर लिखना तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन भी जरूर मेंशन कर देना और वहां पे जीएम रिपोर्ट ऑफ यूनेस्को मेंशन कर देना. इससे आपका आंसर थोड़ा सा और डायनेमिक हो जाएगा. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द युआन चैलेंज इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, सबसे पहले देखते हैं भारत और रसिया के ट्रेड रिलेशंस के बारे में. इस आर्टिकल में इसी के बारे में चर्चा की गई. इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, काफी अच्छा आर्टिकल है.
जब से यूक्रेन और रसिया की वॉर शुरू हुई है 2022 में, तब से यूरोपियन इकोनॉमीज ने या यूएस ने रसिया के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा दिए। तो फिर ऐसे हालत में भारत ने रसिया से ऑयल खरीदना शुरू किया, बिकॉज रसिया वाज विलिंग टू सप्लाई ऑयल एट अ चीपर रेट, कंसेशनल रेट, एंड over a period of time Russia became largest oil supplier to India, and Russia's export of oil to India increased by 7-fold। और देखते देखते रसिया के साथ हमारा ट्रेड काफी टाइम बढ़ गया, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया। अब देखिए 2020-22 तक हमारा ट्रेड कुछ यहाँ पे था, $10 बिलियन के आसपास था। अब वो बढ़ करके $66 बिलियन हो गया है। लेकिन $66 बिलियन में एक चिंता का विषय यह है कि रसिया से हम खरीद रहे हैं सामान ऑफ $61 बिलियन, जबकि हम रसिया को बेच पा रहे हैं, एक्सपोर्ट टू रसिया इज हार्डली ऑफ $4 बिलियन, यानी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है $57 बिलियन का। अभी जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रसिया का विजिट किया, तो अब दोनों देशों ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हमारा ट्रेड बढ़ करके होना चाहिए $100 बिलियन के आसपास। ये ऊपर ऊपर से देखा जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिटेल्ड एनालिसिस की जाए तो जो ह्यूज ट्रेड इम्बैलेंस है भारत और रसिया के बीच में, ज्यादा से ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे रसिया को, ये लॉन्ग रन में हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इट माइट हैम्पर इंडियाज इंटरेस्ट। सबसे पहले तो वी विल बी रिक्वायरिंग मोर डॉलर, ठीक है, इससे हमारे देश से डॉलर ज्यादा जाएगा, रुपये, डॉलर जब ज्यादा जाएगा तो रुपया कमजोर होगा। बट एक और चिंता का विषय है, सिर्फ डॉलर ज्यादा जाना से ज्यादा कंसर्न वाली बात क्या है कि रसिया के ऊपर वैसे भी ट्रेड सैंक्शंस लगे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शंस इन डॉलर। तो इसलिए आजकल रसिया चाइना के साथ भी खूब सारा ट्रेड कर रहा है, क्योंकि रसिया के ऊपर, रशियन जो कंपनियां हैं उनके ऊपर डॉलर में ट्रांजैक्शंस के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा रखा है यूएस ने। तो अभी तो चलिए कुछ हद तक हम लोग रुपए में भी ट्रेड कर रहे हैं रसिया के साथ, कुछ युआन में कर रहे हैं, कुछ डॉलर में कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हमारा ट्रेड और बढ़ेगा, हम लोग डॉलर में भी पेमेंट करने को रेडी हो जाएंगे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रसिया विल आस्क पेमेंट इन युआन, क्योंकि रुपए में पेमेंट लेकर के वो करेगा क्या, बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट है। तो देखिए, दो देशों के बीच में उनके लोकल करेंसी में ट्रेड तब होना शुरू हो जाता है जब दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड ट्रेड हो। मान लीजिए मैंने आपके यहाँ पे 5 लाख का सामान बेचा, आपने मेरे यहाँ पे 5 लाख का सामान बेचा, तो फिर हम लोग लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगते हैं, फिर हमें डॉलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मामला बराबर हो जाना है। साल के अंत में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, वो हम लोग डॉलर में सेटल कर लेंगे। तो व्हेन ट्रेड इज बैलेंस्ड, तब लोकल करेंसी में ट्रेड होता है, रुपए में और रूबल में हो जाता अगर ट्रेड बैलेंस्ड होता लो। लेकिन अभी जब ट्रेड इतना इम्बैलेंस्ड है, तो रुपए में तो ट्रेड लेगा नहीं, रुपए में तो पेमेंट लेगा नहीं रसिया, क्योंकि हम लोग सामान ही कितना बेच रहे हैं, बहुत कम। तो अगर रुपए में वो पेमेंट लेने लगा तो रसिया के पास रुपया जो है स्टोर होने लगेगा, क्योंकि हमारे पास रसिया को देने के लिए कुछ खास है नहीं जिसको वो रुपए के बदले में खरीद पाए। इस कारण से अगर ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे भी बढ़ करके 66 तक चला गया है, अगर वो बढ़ करके 100 तक होता है, तो उस केस में रसिया विल आस्क फॉर पेमेंट इन युआन, क्योंकि डॉलर भी उसके बहुत ज्यादा काम का है नहीं। युआन में वो पेमेंट इसलिए लेगा क्योंकि रसिया और चाइना का जो ट्रेड है वो काफी बैलेंस्ड है। आप देखो लगभग $240 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी वो कर रहे हैं, और काफी बैलेंस ट्रेड है। लगभग $120 बिलियन के आसपास चाइना बेच रहा है, $120 बिलियन खरीद रहा है, और इसी कारण से दोनों लगभग 95% तक जो अपना ट्रेड है वो लोकल करेंसी में कर रहे हैं। जब रसिया से कोई सामान खरीदता है, चाइना से इंपोर्ट करता है, तो वो लोग रसियन रूबल में पेमेंट कर देते हैं। सिमिलरली जब चाइना से ऐसा करते हैं तो वो चाइनीज युआन में पेमेंट कर देते हैं। अल्टीमेटली मामला इवन आउट हो जाता है, सिंस बैलेंस इज क्वाइट, आई मीन ट्रेड इज क्वाइट बैलेंस्ड वन। तो अब मुद्दा ये है कि आने वाले टाइम में हम लोग अगर रसिया से खूब सारा ऑयल खरीदेंगे, और अब टारगेट है कि $100 बिलियन तक ट्रेड बढ़ाएंगे, तो रसिया हमसे नेचुरली पेमेंट में डिमांड करेगा इन युआन। जब युआन मांगेगा हमसे और हम युआन का पेमेंट शुरू कर देंगे रसिया को, तो धीरे धीरे डी डॉलराइजेशन तो होगा, मतलब डॉलर का इन्फ्लुएंस तो वर्ल्ड ट्रेड में घटेगा, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, वो ना हो करके यूएनाइजेशन ऑफ रूपी, यूएनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट होगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी के जगह पे युआन विल बिकम मोर एंड मोर इंटरनेशनल करेंसी, एंड दैट विल मेक चाइना अ सुपर पावर इन प्लेस ऑफ द यूएस। दैट कैन बी अ कंसर्न फॉर इंडिया इन लॉन्ग रन।
इस टॉपिक का जवाब होगा 124, बिकॉज नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका और तो अफ्रीकन कंट्रीज, वहां पे तो अभी पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड जवाब होगा ऑप्शन डी। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। सो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।